गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज मैं आपको चैप्टर 15 आंकड़े जिसमें एक्सरसाइज 15.1, 15.2 एंड 15.3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 5 देशों के प्रति हज़ार जनसंख्या जन्म दर दी गई है। तो देश चीन है, भारत है, फ्रांस, यूके, स्वीडन। जन्म दर प्रति हज़ार 42, 35, 14, 28, 21। इन आंकड़ों से ग्राफ खींचिए। इन आंकड़ों से ग्राफ खींचने के लिए हम एक्स और वाई अक्ष, दो अक्ष खींचते हैं जो एक दूसरे को मूल बिंदु पर मिलते हैं। और यहाँ एक्स अक्ष लिखेंगे, यहाँ वाई अक्ष लिखेंगे। एक्स अक्ष पर हम देशों को लेंगे बार ग्राफ के रूप में, और वाई अक्ष पर हम 5-5 के अंतर से जन्म दर प्रति हज़ार लेंगे। तो यहाँ पर हम पैमाना लिख देते हैं। तो वाई अक्ष पर हम 5 व्यक्ति प्रति हज़ार लेंगे, 5 प्रति हज़ार। तो पैमाना लिख दिया है। पैमाना वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 5 प्रति हज़ार। जहाँ पर हमने 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पर 5-5 ले लिए हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे। ये तो जन्म दर प्रति हज़ार ले लिए, यहाँ पर देश ले लिए। तो देखें पहले चीन का कहाँ है। चीन का 42 है। तो हम 40 के बाद चीन का यहाँ 42 लिखेंगे। 40 के बाद हम 1 और 2, 42 खाने यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 42 में उस पर। और भारत का 35 है, यहाँ पर भारत का 35 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 35 के सामने हम भारत का ये बना देंगे। उसके बाद फ्रांस का 14 है। तो 10 के बाद 4 खाने, 1, 2, 3, 4 हम पैमाने की मदद से भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 14 के लिए फ्रांस बना देंगे यहाँ पर। और यूके का 28 है। तो हम 25 से आगे चलेंगे, 25 और 30 के बीच में लगभग बना देंगे यहाँ 28 का यूके का। स्वीडन का है हमारे पास 21। स्वीडन के लिए 21 के लिए 20 से थोड़ा सा आगे ऊपर 21 का हम बना देंगे पैमाने से नाप के। तो यहाँ पर ये पांचों देश के लिए जन्म दर प्रति हज़ार का हमने ग्राफ पर निरूपण कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए आरेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आरेख बुक में है, तो हम अभी पहले आपको बुक में आरेख दिखाते हैं। देखिए एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए आरेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर यह आरेख दिया हुआ है। ये दिल्ली, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड और केरल। तो यहाँ पर दिल्ली में साक्षरता कितनी है। दिल्ली में साक्षरता है ये 80 और 90 के बीच में, यानी कि 85 है। और बिहार में ये लगभग 60 है। ऐसे ही पंजाब में दी हुई है, और उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और केरल में ये साक्षरता प्रतिशत में है। तो किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है। तो हम जिसका भी दंड चित्र सबसे अधिक लंबा होगा हम बता देंगे कि उसी राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है। तो किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है, यहाँ देख रहे हैं आप, केरल का दंड चित्र सबसे अधिक ऊंचा बना हुआ है। तो हम यहाँ पर सबसे अधिक लंबा बना हुआ है, तो यहाँ पर हम केरल का बताएंगे। किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है, तो केरल में साक्षरता सबसे अधिक है। नेक्स्ट है किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है। तो सबसे कम के लिए इस राज्य में सबसे कम है झारखंड में, तो हम लिख देंगे झारखंड में साक्षरता सबसे कम है। नेक्स्ट है 60% या अधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं। तो 60% या उससे अधिक। तो आप देख रहे हैं कि 60% यहाँ तक आ रहा है। इससे अधिक वाले एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि दिल्ली, पंजाब और केरल। तो दिल्ली, पंजाब, केरल को हम उत्तर के रूप में लिख देंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है साक्षरता दर में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। साक्षरता दर में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर तो ये केरल है, और इससे थोड़ा कम लंबा जो है ये पंजाब का बना हुआ है। तो पंजाब साक्षरता दर में दूसरे स्थान पर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब हम मैं इस क्वेश्चन को आपको पहले कॉपी में भी दिखा देता हूँ, और फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। देखिए इस तरह से लिखना है, किस राज्य में साक्षरता सबसे अधिक है। तो आपको लिखना है केरल, ठीक है। नेक्स्ट फिर है किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है। तो झारखंड। 60% या अधिक साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केरल। नेक्स्ट है साक्षरता दर में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है। तो वो है पंजाब। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 15.2। निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखो।
आरोही क्रम का अर्थ है कि हमें इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा आंकड़ा पहले लिखेंगे 2, उसके बाद उससे बड़ा 4, फिर 6, फिर 7, 8, 10, 10, 15, 15, 29 और 30। नेक्स्ट है टैली चिन्ह लगाकर निम्नलिखित संख्याओं की बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये हमें कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इन्हें हमें बारंबारता सारणी में प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर संख्याएं लिखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ लिखेंगे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 असेंडिंग ऑर्डर में। फिर टैली चिन्ह लगाएंगे। 2 कितनी बार आ रहा है देखिए 1 टाइम, तो यहाँ 1 टैली चिन्ह लगा दीजिए। फिर 2 नेक्स्ट टाइम भी आ रहा है तो फिर एक और टैली चिन्ह लगा दीजिए। फिर एक और बार आ रहा है तो एक और बार ऐसे लगा दिया, और ये 1 2 3 हो गए तो 3 यहाँ पर लिख दिया बारंबारता के रूप में। फिर 3 ऐसे 3 देखेंगे कितनी बार आ रहा है 1 2, साथ के साथ हम लगाते चले जाएंगे इनको 1 2, और ये 3, ये भी 3 टाइम्स आ रहा है 3 लिख दिया। ये भी 3 टाइम्स आ रहा है 3 लिख दिया। और जो ये 5 टाइम्स आ रहा है तो 5 के लिए 1 2 3 4 लिखेंगे और ऐसे हम इसको काट देंगे, तो ये 5 टाइम्स आ गया। और इनका योग करके हम यहाँ लिख देंगे 3 और 3 6 और 3 9 और 5 14, और इनको भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये भी 14 है और यहाँ पर हमारा योग भी 14 है। दैट मीन्स कोई भी आंकड़ा छूटा नहीं है। नेक्स्ट 25 वर्ष की उम्र में मरने वालों की संख्या यहाँ पर दी हुई है 5 1 5 2 4 3 6 1, इस तरह से बारंबारता सारणी में दंडारेख आपको बनाना है। तो यहाँ मृतकों की संख्या, फिर टैली चिन्ह और फिर बारंबारता। मृतकों की संख्या एक मृतक की संख्या एक व्यक्ति मरने वाले यहाँ पर तो 5 हैं, तो यहाँ 1 2 3 4 और ये 5 कर देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे। ऐसे ही मृतकों की संख्या 2, तो 25 वर्ष की उम्र में मरने वाले 2 जो हैं वो इतने हैं। फिर 3 के लिए इतने, फिर 4 के लिए इतने, 5 के लिए इतने, 6 के लिए इतने, इस तरह से हमको योग कर देंगे। नेक्स्ट अब हमें इसका दंडारेख भी बनाना है। तो मृतकों की संख्या इधर लेंगे और बारंबारता ऊपर, पैमाना बाई अक्ष पर एक बड़ा खाना या 1 सेंटीमीटर बराबर एक बारंबारता। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2 3 इस तरह से लेंगे। तो 1 ये 5 पे आ रहा था तो 1 5 का हो गया। 2 सारणी में देख रहे हैं हम 5 में आ रहा था। ये 3 यहाँ पर 4 पे आ रहा है, 4 3 पे आ रहा है, 5 4 पर आ रहा है और 6 भी 4 पर आ रहा है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी फिनिश होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.3 पर चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 15.3, निम्नलिखित संख्याओं के 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सभी हमें आके हुए हैं, हमें 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाने हैं। तो पहले हम ये ज्ञात कर लेते हैं इनका परिसर क्या है। दैट मीन्स ये इसका लोएस्ट जिसका लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो तो 5 है और इसका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 25 है, सॉरी 26 है, ये रहा। तो 26 में से 5 माइनस करेंगे तो 21 आएगा। दैट मीन्स हमें 21 तक ही आंकड़े लिखने हैं। तो 5-5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग इस प्रकार होंगे। पहला तो हमें लिखना है क्योंकि 5 से भी छोटा है इसमें, दैट मीन्स नहीं 5 से छोटा नहीं है इसमें, 5 तक ही हैं। तो पहला जो वर्ग अंतराल हमें बनाना है 0 से 5 का बनाना है। उसके बाद 5 से 10 का, 10 से 15 का, 15 से 20 का, 20 से 25 का, 25 से 30 का, क्योंकि सबसे छोटा 5 है तो 0 से 5 के अंदर आएगा ये, और 26 जो है वो 25 से 30 के अंदर आएगा। तो हमें 25 से 30 तक ही चलना है इसमें, 5-5 के वर्ग अंतराल तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्याओं के 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। तो ये 10-10 के वर्ग विस्तार में हमें आंकड़ों को विभाजित करना है। सबसे छोटा आंकड़ा हम देखते हैं कितना है इसमें। तो सबसे छोटा आंकड़ा हमारा जो आ रहा है वो 40 से 50 के बीच में यहाँ पर आ रहे हैं। पहला हम 40 से 50 के बीच में बनाएंगे, और दूसरा जो लास्ट वर्ग अंतराल होगा वो 80 से 90 के बीच में आ रहा है। तो हमने 80 से 90 लिखा है यहाँ पर। तो 40 से 50 के बीच में एक आंकड़ा आ रहा है, देखिए यहाँ पर 40 से 50 के बीच में। 40 से 50 का अर्थ है 40 से स्टार्ट होना है लेकिन 50 से पहले तक लाना है हमें, यानी 40 से लेकर 49 तक हमें आंकड़े इसमें चेक करने हैं और उनकी संख्या यहाँ नोट करनी है। तो 40 से लेकर 50 तक, तो 40 लेना है, 41 42 43 44 45 46 47 48 और 49 यहाँ तक लेनी है। 50 पूरा नहीं लेना, 50 फिर अगले वर्ग अंतराल में लेना है। तो 40 से 50 के बीच में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 48 ही आया हुआ है, तो 1 लिखेंगे या 1 लिख देंगे। ऐसे 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आए हैं। तो हमने 1 2 3 4 और 5 और फिर 6 7 8 इस तरह से 8 लिख दिया। तो यहाँ पर इनको साथ के साथ टेली मार्क्स को लगाना है, साथ के साथ बारंबारताएं भी लिखनी है। तो इनका योग कर दिया 22 आया।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित की परीक्षा में 12 छात्रों ने 50 में से निम्न अंक प्राप्त किए, तो समांतर माध्य बताइए। तो 50 में से ये सब अंक प्राप्त किए हैं 12 छात्रों ने। सबसे पहले समांतर माध्य के लिए 12 संख्याओं का योग करते हैं और उसके बाद कुल संख्याओं से भाग लगाते हैं, यानी उनकी संख्याओं का गिनती करके भाग लगाते हैं। तो जो भी अंक दिए हैं पहले हम उनको ऐड कर लेते हैं, यानी m यानी समांतर माध्य मीन बराबर 40 + 32 + 10 + 44 ये सब लिख लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, और अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनकी गिनती करके 12 को हम डिवाइड कर देंगे। तो 318/12, तो आंसर आएगा 26.5। जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनकी काउंटिंग करके नीचे लिखते हैं और फिर हम उनको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न आंकड़े 100 छात्रों के स्कूलों में जेब खर्च एक दिन में निम्न है। तो एक दिन में ये जेब खर्च दिखाया गया है छात्रों का। 10 रुपये 28 छात्रों को मिलते हैं, 12 रुपये 16 छात्रों को, 14 रुपये 10 छात्रों को, 16 रुपये 40 छात्रों को, 18 रुपये 6 छात्रों को। तो जेब खर्च का माध्य बताना है। इसके लिए हम सारणी तैयार करेंगे। जेब खर्च लिखेंगे पहले एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम उनकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यानी छात्रों की संख्या लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 का 28 से, 12 का 16 से, इसको हम x × f कहते हैं बराबर xf। तो यहाँ पर हम 10 × 28 करेंगे पहले इसका, तो 280 हो गया। फिर 12 × 16 करेंगे तो 192 हो गया। फिर 14 × 10 करेंगे तो 140 हो गया। 16 × 40 करेंगे 640 हो गया। 18 × 6 करेंगे तो 108 हो गया। इनका एडिशन करेंगे तो ये 1360 आएगा, जिसको सिग्मा XF कहते हैं या समीशन XF। और फिर ये समीशन F, यानी कि इनको जोड़ेंगे तो ये 100 आएगा। सो माध्य इज इक्वल टू सिग्मा XF अपॉन सिग्मा F या समीशन XF अपॉन समीशन F इज इक्वल टू 1360 अपॉन 1000। तो 1360 अपॉन 100 डिवाइड करेंगे तो 13.60 यानी 13 रुपये 60 पैसे माध्य आ गया, जेब खर्च का माध्य। इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच। इसके शेष क्वेश्चन आप अपनी होमवर्क कॉपी पर करें। थैंक यू।